हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विज्ञान सदन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 4.2 का जितना हमने कर लिया है वो तो कंप्लीट हो गया है। हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं आज कि आगे कौन से क्वेश्चन है और कैसे उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज नंबर 4.2 में। अब हमें उसके आगे बढ़ना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, जरा पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कहता है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, मतलब उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 365 है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। लगातार का मतलब एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू। राइट, सो हम लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। जैसे अगर मैंने कोई नंबर अज्यूम किया, मान लो 1, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 2, हमने उसमें एक ऐड करना है तो कॉन्जुगेटिव हो गए। उसी तरह क्या है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमने अज्यूम कर लिया x, तो सेकंड नंबर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है x प्लस 1 होगा। राइट, और उसने उसके स्क्वायर्स का सम दे रखा है 365। चलिए ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, वो कितना है 365। राइट, तो हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, और वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। जो क्वेश्चन है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स अगर बोला है तो पहला नंबर और दूसरे नंबर की स्क्वायर करनी है। तो x का हमने क्या कर दिया स्क्वायर, और x प्लस 1 का भी क्या कर दिया स्क्वायर। अब उसने बोला इसका सम लेना है तो ऐड कर दो, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इसका मतलब ये है इक्वल्स टू 365। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन इस जगह पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट, तो चलिए समझते हैं। ये वाला एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, x प्लस 1 में लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू 365। राइट, सो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर लिख लो, 2 1 जा 2x प्लस 1, और ये प्लस का 365 अगर यहाँ आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। राइट, चलिए तो हम लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन आई वो आ गई 2x स्क्वायर प्लस 2x, और देखो 1 माइनस 365 कितना होगा, माइनस का 364 इक्वल टू 0। राइट, अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, मतलब सभी से 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों से क्या, तीनों से। तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का x, और 364 का हाफ कितना होता है 182 इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन क्या बन गई, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ गया तो 0 से डिवाइड हुआ तो 0 ही हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। राइट, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ रखा है वो पढ़ा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम फैक्टराइजेशन से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें डिग्री देखनी है, क्या सबसे पहले हाईएस्ट फिर लोएस्ट फिर लोएस्ट फिर ऐसे चलते जा रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एक्स स्क्वायर को 182 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू
-182, तो कितना आ जाएगा माइनस का 182 एक्स स्क्वायर, राइट। आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ऐसा हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करा था, उसमें भी फैक्टर ऐसा ही था, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है 182 है, और मुझे पता है कि ये कैसे आना चाहिए, जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आना चाहिए 182, और जब मैं प्लस या माइनस करूँ तो आना चाहिए प्लस का 1 एक्स, राइट। तो क्या नंबर्स हो सकते हैं जरा समझते हैं। देखो 13 इंटू 14 अगर हम करते हैं तो 4 3 12 होता है। सो ये आई थिंक सो आ ही जाएगा। 14 इंटू 13 कर लेते हैं तो 3 4 12, 1 3 1 3, और ये 4 और ये 4 और ये 1, राइट। सो 2 8 1, सो ये 182 आ गया, क्लियर है। और हमें ये भी पता है कि अगर हम 14 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या बचता है 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बड़ी वैल्यू पहले तो 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0, राइट। इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x प्लस में x बाहर जा चुका है तो यहाँ सिर्फ 14 बचेगा, क्लियर। और इन दोनों वैल्यू से हमें पता है 13 इंटू 14 होता है 182, तो यहाँ पे भी 13 है और 182 में भी 13 तो फैक्टर है ही। तो हमें क्या करना है, और दोनों के जगह दोनों के साथ में जो है माइनस का साइन है, हमें लेकिन प्लस का चाहिए, तो हम क्या करेंगे माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ से बचेगा x, और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लिया है, और 14 इक्वल टू 0, राइट। अब x प्लस 14 और x प्लस 14 हम क्या ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ से x माइनस 13 बचेगा इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एक बार ये कहेंगे हमें भी 0 करो भैया, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये प्लस का 14 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x आ गया माइनस 14, और ये माइनस 13 वहाँ जाएगा तो प्लस, तो x आ गया 13। अब जरा समझना, यहाँ बोला था 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव वाला नहीं चाहिए, तो ये नहीं इक्वल होगा और इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्टेड हो गया ये हमें यूज़ नहीं करना है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 13, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो फर्स्ट नंबर हमारा फाइंड हो गया। अब हमें सेकंड नंबर की तरफ बढ़ना है, तो पहले आप इतना छापिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चलिए तो अब मैं इरेज कर देता हूँ इसे, आई होप आपने छाप ही लिया होगा। अब देखो, अब हमें बताना है, यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस फर्स्ट नंबर, वो क्या अज्यूम करा था x, और वो कितना आ गया 13, राइट। और सेकंड नंबर हमने अज्यूम किया था कितना x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, तो एक 13 आ गया और एक 14 आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है, यही हमारा फाइनल आंसर है, क्लियर है। तो इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो इसे कर देता हूं मैं इरेज और हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कहता है द अल्टीट्यूड ऑफ a right angle triangle is 7 centimeter less than the base. ओके, उसके बाद है if the hypotenuse is 13 centimeter, find other two sides, right? तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। पहले कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। ओके, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर टू साइड्स। सो क्वेश्चन में हाईलाइटेड पॉइंट क्या है? पहली बात तो एल्टीट्यूड के बारे में बात की गई है। एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट कह सकते हैं इसके लिए वर्ड्स, और परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, और उसने बोला कि उसका जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। क्लियर? फिर बोला कि अगर इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू हमें गिवन है कि 13 है, तो हमें अदर टू साइड्स बतानी है। तो ज़रा कोशिश करते हैं समझने की। सपोज कीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर? और इसके लिए हमने बेस मान लिया है, बेस मान लो कुछ भी है, बेस है। तो उसने बोला कि इसका जो एल्टीट्यूड होगा, इस साइड को बोलते हैं एल्टीट्यूड, या इसे हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं। क्लियर? तो उसने बोला जो एल्टीट्यूड होगा वो 7 सेंटीमीटर कम होगा उसके बेस से, मतलब बेस माइनस 7 होगा। क्लियर? और उसके बाद उसने बोला कि इसका हाइपोटेनस कितना है, मतलब h कितना है, 13। ये तो हमें पता ही है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। ये तो बेसिक हो गया, ये हमें बेसिक चीज क्वेश्चन में दी गई है। सो हम लेट करते हैं, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू x अज्यूम कर लिया। उसके बाद लेट परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल, वो क्या आएगा, x माइनस 7, क्योंकि बेस माइनस 7 क्वेश्चन में गिवन था। एंड हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल, वो हमें कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, राइट। तो सही है, इतनी चीज़ें अपने को क्लियर है। तो अब हमें कहता है कि दो साइड्स निकालनी है, मतलब अब जब तक x नहीं निकलेगा तब तक साइड्स नहीं निकलेगी। तो अब साइड कैसे निकालें? हम सभी ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास ट्राइंगल होता, और सपोज कर लेते हैं कि इसको हम h से शो करते हैं, इसको हम b से शो करते हैं, और इसे हम p से शो करते हैं। तो पाइथागोरस साहब ये कहते हैं कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का जो सम होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर? ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो वो क्या कहता है कि h का जो स्क्वायर होता है वो t का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो ज़रूरी नहीं है हमें इसे इसी फॉर्मेट में लिखना है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू
एच स्क्वायर होता है, राइट। इसको लिखने का एक फ़ायदा है इस वे में, क्योंकि इससे इक्वेशन सॉल्व करना इजी हो जाएगा, इजी। तो x परपेंडिकुलर कितना है अपना, x माइनस 7 और इसका स्क्वायर, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। सो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, x का स्क्वायर और इक्वल टू 13 का स्क्वायर। क्लियर है। तो अब हम यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ज़रा लिखते हैं a की वैल्यू क्या है, x है, और b की वैल्यू 7 है। इस ब्रैकेट में हम यूज़ कर रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 7 और प्लस 7 का स्क्वायर, और x स्क्वायर तो लिखा ही हुआ था तो वो लिखा रहेगा, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। क्लियर। तो इतनी बात अपने समझ आ गई है, क्लियर है यहाँ तक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, क्योंकि कोई बड़ी कैलकुलेशन हमने नहीं की है, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है जो आराम से क्लियर हो सकती है। तो देखते हैं अब आगे। ये मैं इरेज कर सकता हूँ, ये वाला पार्ट, ये लिखी दी है वैसे भी, आई होप आपने नोट कर ही लिया होगा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 2 7 ज़ा 14, तो माइनस का 14x, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 169। क्लियर। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, और इस 169 को यहाँ लाएंगे तो क्या ये माइनस का हो जाएगा, यस सर बिल्कुल हो जाएगा माइनस। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 120 इक्वल टू 0। 169 में से 49 गया तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। 2 सब में से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्लियर है। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा, 0 से डिवाइड होगा तो ये सन्नाटे में पहुँच जाएगा। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गई। क्लियर है यहाँ तक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब देखते हैं आगे। पहले आप इसे एक बार छाप लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, इसको भी कर ही देते हैं, बस इक्वेशन रख लेते हैं। सो इसके आगे यहाँ से करना है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब इसे भी इरेज ही कर देते हैं, ये यूज़ हो जाएगा हमारा स्पेस। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यस। अब इन दोनों को सबसे पहले कराएंगे मल्टीप्लाई। सो रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 60 तो कितना आ जाएगा, माइनस 60x स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है, दो वैल्यूज चाहिए, उनको मल्टीप्लाई कराने पर आना चाहिए माइनस 60, और उन्हें प्लस या माइनस कराने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 7x, राइट। तो कौन सी ऐसी वैल्यूज हो सकती है, कोई आइडिया, गेट आइडिया? नहीं मत लो यार, क्या करोगे, वीआई में मर्ज हो गया वो। चलो खैर 7x लाना है अपने को। तो हमें पता है कि 12 इंटू 5 कितना होता है, 60 हो जाता है, 12 5 = 60।
और अगर मैं माइनस का 12 ले लूँ और प्लस का 5 ले लूँ तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और 12 में से 5 जाएगा तो -7 बचेगा। यस, क्या दिक्कत है। और अगर हम ये माइनस का 12 लेंगे, ये प्लस का 5 लेंगे, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, जो कि मुझे चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं x², उसके बाद माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0, राइट। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, तो क्या बचेगा, x माइनस 12, और यहाँ 5 है, यहाँ 60 है, तो 5 की टेबल में 5 भी आता है और 60 भी आता है, तो प्लस 5 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा यहाँ से, x और माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 12 और x माइनस 12 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 5, राइट, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x माइनस, यहीं लिख लेते हैं, x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो ये -12 है, वहाँ जाएगा तो +12 हो जाएगा, और ये +5 है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन अब ज़रा समझें, क्या किसी ट्राइंगल की साइड नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये वाली कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स अगर x -5 नहीं हो सकता तो सिर्फ एक ही आंसर बचा कि x कितना आएगा, 12 आएगा। सो हम लिख सकते हैं अब हेंस अगर x हमारा 12 आ गया तो हम कह सकते हैं कि बेस जो आएगा वो हमने x अज्यूम किया था और वो 12 आया, और परपेंडिकुलर जो कि है x माइनस 7, सो 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 5। तो ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, यही हमारा आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है तो आप इसे छाप सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक कॉटेज इंडस्ट्री produces certain number of pottery articles in a day. Pottery articles in a day. It was observed on a certain day or I can say particular day that the cost of production of each article in rupees was
3 more than the twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, then find the number of articles and cost of each आर्टिकल। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़रा समझते हैं। पहली बात तो ये कि हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमने पढ़ा था और उसमें सेम यही क्वेश्चन था, मतलब कुछ चीज़ें अलग थी, मतलब जो वैल्यूज़ हैं वो अलग है, बाकी ऑल दो क्वेश्चन सेम है। तो ज़रा समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? जहाँ पर बर्तन वगैरह बनते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स, कुछ पोट्री आर्टिकल्स बनाते हैं किसी एक पर्टिकुलर डे में। किसी एक पर्टिकुलर डे में इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज was 3 more than the twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, then find the number of articles and the cost. Find क्या करना है? Number of articles and cost of each article. देखो क्वेश्चन ऐसा है कि पोट्री आर्टिकल, एक कोई फैक्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है जो पोट्री आर्टिकल्स बना रही है, और ऐसा देखा गया किसी पर्टिकुलर डे में कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनेंगे, मतलब जितने भी बर्तन बनेंगे, अगर हमें उसमें से हर एक का प्राइस निकालना है, कॉस्ट निकालना है, तो हम क्या करें? जितने भी नंबर एक दिन में प्रोड्यूस हुए होंगे उसको डबल कर दें और उसमें 3 ऐड कर दें, तो हमारे पास हर एक आर्टिकल या बर्तन की कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। और ऐसा देखा गया कि एक पर्टिकुलर डे में जब हिसाब लगाया कॉस्ट वॉस्ट का, तो उन्हें पता चला कि एक दिन में कितना रुपए लगे? 90 रुपीज़ लगे। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होंगे एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन ने क्या बोला देखो, अगर हम मान लेते हैं आर्टिकल्स कितने बनाए उसने, वेट, सपोज करते हैं हम कि उसने आर्टिकल्स बनाए n, मतलब पूरे दिन में कितने बर्तन बनाए? n नंबर ऑफ बर्तन बनाए, ठीक है। और अगर मान लो मैं कॉस्ट निकालूँ हर एक बर्तन की, वो कैसे निकालेंगे? इस वैल्यू में पहले 3 ऐड करेंगे और इस वैल्यू को डबल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? एक बर्तन का कॉस्ट आ जाएगा। और उसने बताया कि टोटल कॉस्ट कितना लगा है? 90 रुपीज़। क्लियर? ये चीज़ें उसने बता रखी है हमें क्वेश्चन में। तो लेट करते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, जितने बने वो हमने मान लिए x। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो क्या होगा? 3 मोर देन, मतलब 3 ज़्यादा होंगे, जो भी नंबर होगा उसके ट्वाइस से।
तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 3 होगा, राइट। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमें गिवन है, दैट इज 90 रुपीज़। क्लियर है यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सिर्फ वही चीज़ें लिखी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। चलिए, अब आपको पता होगा, अगर मान लो हमें 10 टी शर्ट्स खरीदनी है और हर टी शर्ट 10 रुपीज़ की है, तो कितनी टी शर्ट्स, कितने रुपए की टी शर्ट्स हो जाएंगी? 100 रुपीज़ की। सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता है और हर एक का प्राइस पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराने पर टोटल कॉस्ट फाइंड हो जाती है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई कैन से नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वो कितनी होनी चाहिए? 90 रुपीज़ होनी चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया सर। देखते हैं अब आगे क्या होता है। ये तो गिवन था, ये मैं इरेज कर देता हूँ, मतलब ये जो चीज़ थी ये मैं इरेज कर रहा हूँ जो समझाने के लिए बताया था। अब जरा आगे समझते हैं। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे? x थे, और हर एक का कॉस्ट कितना था? 2x प्लस 3, और उसकी वजह से टोटल कॉस्ट कितना आ रहा था? 90। क्लियर? सो x इंटू 2x क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर। x इंटू 3 क्या आ जाएगा? 3x, और ये इक्वल टू 90 है। अगर ये प्लस का 90 यहाँ आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा? यस हो जाएगा। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन फाइंड हो गई। अब जब ये इक्वेशन फाइंड हो गई तो हम इसके जीरोस भी फाइंड कर सकते हैं, और जीरोस फाइंड करना कौन सी बड़ी बात है? इक्वेशन निकल गई तो कुछ है ही नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है और सॉल्व करना है। तो करते हैं सॉल्व, ज़रा देखते हैं। सबसे पहले 2x स्क्वायर को 90 से मल्टीप्लाई कराना है अपने को, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर इंटू माइनस 90, तो माइनस 180 एक्स स्क्वायर आएगा, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है? अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो दो नंबर चाहिए, उनको जब मल्टीप्लाई कराएं तो आना चाहिए माइनस 180, और उन्हें ही जब प्लस या माइनस कराएं तो कितना आना चाहिए? प्लस का 3x, राइट। चलिए तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कोई आ रहे माइंड में ऐसे नंबर्स? देखो, वैसे तो अगर मान लो मुझे 3 चाहिए, तो मैं 10 इंटू 13 अगर करके देखूँ, सपोज करो मैं एक आइडिया ले रहा हूँ कि ये हो सकता है, तो 10 इंटू 30 कितना होता है? 130, मतलब 180 इससे तो बड़ा है, मतलब मुझे बड़े नंबर की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसे 11 करते हैं, इसे 14 करते हैं, डिफरेंस अभी भी कितना है? 3 का है। तो 4 1 जा 4, तो लास्ट में तो मुझे 0 चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो वैसे ही नहीं था। नेक्स्ट है 14 इंटू, सॉरी नॉट 14, 12 इंटू 13, तो 3 2 जा 6 होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। फिर 13 इंटू 15, सॉरी नॉट 13 इंटू 15, अगर हम 13 करें, हमें 180 चाहिए ना। अरे हम तो डिफरेंस ही नहीं ले रहे हैं, ये 12 इंटू 15 करना था मुझे, तो 12 इंटू 15 अगर हम करें तो 5 2 जा कितना होता है? 10, तो इसका मतलब ये आ सकता है, लास्ट में 0 आ रहा है, तो ज़रा मल्टीप्लाई करा लो 15 इंटू 12, तो 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 1 जा 2, और ये 3 इंटू 5 इंटू 1, तो 0 8 1, तो 180 आ जाएगा, राइट। सो हम ले सकते हैं 12 और 15, लेकिन हमें चाहिए प्लस का 3x माइनस करने पर, तो 15x में से माइनस करेंगे अगर 12x, तो कितना आ जाएगा? प्लस का 3x आ जाएगा। और जब 15x को माइनस 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 180 भी आ जाएगा।
तो क्या वैल्यू हो गई, 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल टू 0, राइट। इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इनसे कॉमन लिया जा सकता है सिर्फ x, तो क्या बचेगा 2x प्लस 15, क्लियर। इन दोनों से क्या कॉमन ले कि आ जाए, तो 6 कॉमन ले सकते हैं। तो 6 अगर कॉमन लिया वो भी माइनस का, तो क्या बचेगा यहाँ से 2x, और क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लिया है ना तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2x जो 12x जो पहले माइनस था वो प्लस हो गया, तो इसलिए 2x प्लस का आया है, और ये माइनस का 90 था तो प्लस का 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 इंटू 6 कितना होता है 90 होता है, ठीक है। सो 2x प्लस 15 एंड 2x प्लस 15 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा x माइनस 6, सही है, इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक, इतना छापिए, फिर आगे देखते हैं। चलो इरेज करते हैं इसे। तो अब देखिए, इसका मतलब है कि 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा एक बार, और एक बार क्या होगा x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो ये प्लस का 15 वहाँ जाएगा तो माइनस, और ये प्लस का 2 वहाँ, मतलब ये मल्टीप्लाई है 2 तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड। तो अब ज़रा खुद सोचो, क्या कोई चीज़ बन रही होगी तो वो माइनस हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इसका मतलब ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो ये माइनस 6 वहाँ जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। क्लियर है, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये हो सकती है। सो अब हम लिख सकते हैं कि हैंस, ये लिखना है लास्ट में, हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितना था, x था, और x की वजह से कितना आ गया था, ये 6 आया था, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। फिर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3 था, तो मतलब 2x की जगह पुट कर देते हैं कितना 6 प्लस 3, तो 2 6 ज़ा 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 रुपीज़। मतलब हर एक का कॉस्ट कितना होगा, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट 15 रुपीज़ होगा। और ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भले ही हम हटा सकते हैं यहाँ से, इसकी अपने को आंसर में कोई ज़रूरत नहीं। सो ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 की समाप्ति हो गई है, और अब हम जब अगले क्लास में मिलेंगे तो हम इसके आगे बात करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए टाटा सन्नाटा, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।